औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। औद्योगिक संबंध की अवधारणा और मुख्य पहलू क्या है? कंसेप्ट एंड मेन एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। उद्योग और संबंध। उद्योग से आशय उस निर्माण प्रक्रिया से है जिसमें उत्पादन का कार्य होता है। ये उत्पादन कारखानों के द्वारा वाणिज्य, व्यापार और परिवहन सेवाओं के फलस्वरूप होता है। और संबंध का तात्पर्य उस स्थिति से है जो दो पक्षों के बीच होती है। इस प्रकार औद्योगिक संबंध से आशय मूलतः नियोजकों और श्रमिकों के बीच पूंजी एवं श्रम के आपसी संबंध से है। दूसरे शब्दों में किसी भी उद्योग में नियोजक और श्रमिक नामक दो दल होते हैं। इन्हीं दोनों दलों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है, लेकिन यह संबंध नियोजन की शर्तों और दशाओं से संबंधित होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत संबंध। अगर औद्योगिक संबंध की अवधारणा को देखा जाए तो इसमें समय के साथ परिवर्तन हुआ है। प्रारंभ में जब उद्योग घरेलू एवं कुटीर उद्योग के रूप में था तो नियोजक अपने सामानों का स्वयं मालिक होता था और वह स्वयं श्रमिक के रूप में वस्तुओं के उत्पादन करता था। कभी कभी उत्पादन कार्य में बाहरी लोगों को भी नियोजित करना पड़ता था, लेकिन उनकी संख्या कम होने के कारण नियोजक एवं श्रमिक के बीच व्यक्तिगत संबंध होता था। औद्योगिकरण के बाद औद्योगिक संबंध की अवधारणा में परिवर्तन हुआ और आज भारी मशीनों का प्रयोग, श्रमिकों की संख्या में वृद्धि और श्रम संघ का गठन इत्यादि के कारण इनका संबंध व्यक्तिगत न होकर बीच में प्रबंध के आने से दूरी बढ़ने लगी। अब सीधा संबंध नियोजक और श्रमिक के बीच न होकर अप्रत्यक्ष संबंध प्रबंधक और श्रमिक श्रम संघ के बीच होने लगा। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सरकार के प्रवेश से नियोजक, श्रमिक एवं सरकार के बीच संबंध देखा जा सकता है। इस प्रकार समय समय पर औद्योगिक संबंध की अवधारणा में परिवर्तन हुआ। कैसलमैन ने अपनी पुस्तक P.H. कैसलमैन ने अपनी पुस्तक लेबर डिक्शनरी में के अंत में लिखा है कि किसी भी उद्योग के अंतर्गत विद्यमान नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच के संबंध को औद्योगिक संबंध कहा जाता है। व्यापक अर्थों में इसके अंतर विभिन्न श्रम संघों और राज्य और श्रम संघों और नियोजकों और सरकार के बीच के संबंध सम्मिलित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार औद्योगिक संबंध या तो राष्ट्र एवं सेवा आयोजकों तथा श्रम संगठनों के मध्य संबंध है या व्यावसायिक संगठनों के मध्य संबंध है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से औद्योगिक संबंध की अवधारणा के कुछ तत्व स्पष्ट होते हैं। औद्योगिक संबंध एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया वहीं प्रारंभ होती है जहां श्रमिक मजदूरी लेकर दूसरे के लिए काम करता है। यह संबंध औद्योगिक संस्थान में नियोजन के संबंध के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। यह संबंध सह अस्तित्व की प्रक्रिया पर जोर देती है, जिसके अंतर्गत दोनों ही पक्ष एक दूसरे के संग समायोजन और सहयोग करने के कौशल और तरीकों का निर्माण करते हैं। प्रत्येक औद्योगिक संबंध की पद्धति कार्यस्थल के संचालन के लिए जटिल नियमावली का निर्माण करता है ताकि कार्यरत समुदाय के बीच सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण किया जा सके। सरकार या राज्य औद्योगिक संबंधों को कानून, नियमों और समझौतों तथा फैसलों के माध्यम से प्रभावित करता है और इस बात पर बल देता है कि रीति रिवाजों को तोड़ा नहीं जाए और वे जारी रह सकें। औद्योगिक संबंध में कई प्रकार के संबंध सम्मिलित हो सकते हैं। नियोजक एवं श्रमिकों के बीच संबंध, नियोजक एवं श्रम संघ के बीच संबंध, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच संबंध, सरकार एवं नियोजकों के बीच संबंध, सरकार और श्रमिक और श्रम संघों के बीच इत्यादि। उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि समय के साथ औद्योगिक संबंध की अवधारणा में परिवर्तन हुआ है, जो विद्वानों ने भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। औद्योगिक संबंध का महत्व क्या है? औद्योगिक संबंध का महत्व औद्योगिक जगत में महत्वपूर्ण है। इसकी महत्ता नियोजक, श्रमिक समुदाय और राष्ट्र के दृष्टिकोण से विशेष रूप से देखी जा सकती है। श्रमिकों की दृष्टि से औद्योगिक संबंध का निम्न महत्व है। जैसे आचरण में परिवर्तन। अच्छे औद्योगिक संबंधों से श्रमिकों के आचरण में बहुत परिवर्तन आता है। जब वे अपने चारों ओर प्रेम, विश्वास, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन का वातावरण पाते हैं तो उनके आचरण में वे बातें समा जाती है। इन्हें एक अच्छे नागरिक बनने का सुअवसर मिलता है। किंतु इसके विपरीत यदि वातावरण में अनुशासनहीनता, हिंसा, द्वेष, शंका और झूठे आचरण का साम्राज्य है और नियोजक एवं श्रमिकों के बीच विवाद होते रहते हैं तो श्रमिकों के आचरण में गिरावट आ जाती है। कार्यकुशलता में वृद्धि। उद्योग में नियोजक एवं श्रमिकों के बीच मधुर संबंध होने से उनका मनोबल बढ़ता है और कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। आर्थिक लाभ में वृद्धि। उद्योग में अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से श्रमिकों को आर्थिक लाभ में वृद्धि होती है, जैसे वेतन में वृद्धि, महंगाई भत्ते में वृद्धि, बोनस में वृद्धि। इसके अलावा औद्योगिक संबंध खराब होने से ये सारी सुविधाएं प्राप्त नहीं होती।
सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि। अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से श्रमिकों की सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इनमें आत्मसम्मान और सुरक्षा और आत्मविश्वास की भावना का सृजन होता है। नियोजक के शोषण से बचाव। नियोजक और श्रमिक के बीच अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित हो जाने से श्रमिकों के शोषण से बचाव होता है। इनके कार्य की प्रोन्नति घंटे निर्धारित होते हैं, समय से मजदूरी प्राप्त होती है। अनावश्यक रूप से नियोजक द्वारा शोषण नहीं किया जाता है। प्रतिद्वंदिता में कमी। अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से श्रमिकों के बीच प्रतिद्वंदिता में कमी आ जाती है, लड़ाई झगड़े कम हो जाते हैं। यदि संबंध खराब हो जाता है तो श्रमिकों के बीच प्रतिद्वंदिता बढ़ जाती है। संगठन शक्ति और मजबूत। अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से संगठन शक्ति मजबूत हो जाती है। श्रम संघ द्वारा सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसके लिए नियोजकों पर दबाव भी डाला जाता है। नियोजक प्रबंधक की दृष्टि से महत्व। उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि। उद्योग में अच्छे संबंध स्थापित होने से उत्पादन एवं उत्पादकता में काफी वृद्धि होती है। दोनों पक्ष मिलकर काम करते हैं। श्रमिक वर्ग मन लगाकर काम करते हैं क्योंकि दोनों पक्षकारों के बीच मधुर संबंध रहता है। फलस्वरूप नियोजक को काफी लाभ प्राप्त होता है। औद्योगिक शांति। अच्छे औद्योगिक संबंध शांति के आधार होते हैं। इससे दोनों पक्षकारों के बीच तनाव कम हो जाता है। फलस्वरूप नियोजक का मानसिक तनाव कम हो जाता है। उद्योग में उत्पादन शक्ति में वृद्धि होती है। किसी प्रकार का तनाव उत्पन्न नहीं होता है। प्रबंधकों के प्रति सम्मान। संगठन के नियमों का पालन। कार्य निष्ठा एवं उत्तरदायित्व। अनुशासन। आत्मविश्वास। ऊंचा मनोबल। सौहार्दपूर्ण संबंध के ही सुखद परिणाम होते हैं। इससे संगठन में शांति और अनुशासन का वातावरण बनता है। प्रबंधन कार्य में वृद्धि। उद्योग में नियोजक एवं श्रमिक दोनों दो पक्ष के होते हैं। दोनों पक्षों के बीच अच्छे संबंध होने से प्रबंधक कार्य में वृद्धि होती है। किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होने से प्रबंधक अपनी प्रबंधकीय कार्य को समय से निपटारा कर लेते हैं। फलस्वरूप प्रबंधकीय कार्य में वृद्धि होती है। विवाद में कमी। उद्योग में अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से विवाद में कमी आती है। हड़ताल जैसी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती है। फलस्वरूप नियोजक के सामानों की बर्बादी नहीं होती है। दोनों पक्ष मिलकर विवाद को सुलझा लेते हैं। प्रबंध की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अच्छे औद्योगिक संबंध संगठन की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। जिन संस्थानों में प्रबंधकों एवं कर्मचारियों के बीच मधुर संबंध होते हैं उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है और संगठन में अच्छे श्रमिक की उपलब्धता आसान हो जाती है। समाज एवं राष्ट्र की दृष्टि से महत्व। औद्योगिक संबंध का महत्व राष्ट्र और समाज के दृष्टिकोण से विशेष है। इसे निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे कि आर्थिक विकास में वृद्धि। औद्योगिक संबंध अच्छे होने से देश के आर्थिक विकास में वृद्धि होती है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। लोगों के रहन सहन में विकास होता है। मूल्य वृद्धि में कमी होती है। अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित होने से उत्पादन प्रक्रिया जारी रहती है। उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि होती है। फलस्वरूप वृद्धि में कमी आती है। देश में शांति। अच्छे औद्योगिक संबंध के विकास से उद्योग में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न नहीं होता है। फलस्वरूप देश में शांति बनी रहती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि आज के औद्योगिक युग में मधुर औद्योगिक संबंध का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक संबंधों की प्रकृति। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। औद्योगिक संबंध की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। कला व विज्ञान। औद्योगिक संबंध संस्था का मानवीय साधनों की अभिप्राप्ति, विकास, अनुरक्षण एवं उद्योग की कला तथा विज्ञान में से मानव इंजीनियरिंग का विज्ञान कहा जाता है। क्रियात्मक आत्मनिर्भरता। औद्योगिक संबंध कोई साधारण संबंध नहीं है बल्कि ये एक क्रियात्मक और आत्मनिर्भरता है जिसमें आर्थिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, जैविकी, राजनैतिक, वैधानिक, जन प्रशासनिक, तकनीकी तथा अन्य चरणों का सामूहिक अध्ययन है जो आपस में एक दूसरे से संबंधित है। मुख्य भागीदार हो गए। औद्योगिक संबंधों के 3 भागीदार होते हैं: श्रमिक और उनके संगठन, प्रबंधक एवं उनके संगठन, राज्य है। उन तीनों समूहों का सामाजिक तथा आर्थिक वातावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। बहुविधि प्रकृति। औद्योगिक संबंध शून्य में नहीं बल्कि बहुविधि प्रकृति के अंतर्गत विद्यमान होता है। इसमें 2 तरह के निर्धारक तत्व होते हैं: संस्थागत तत्व तथा आर्थिक तत्व। जटिल नियमों की गुत्थी।
जटिल नियमों की गुत्थी औद्योगिक संबंध प्रणाली अनेक जटिल नियमों से गुथी हुई है। इसमें कार्यस्थल और कार्य समुदायों पर नियंत्रण रखा जाता है। ये नियम विभिन्न रूप ले सकते हैं, जैसे कि विधि, नियम, व्यवस्था, समझौते, न्यायालय और कार्य समितियों का निर्माण, परंपरा एवं रीति रिवाज का निर्वहन, राजकीय नीति और प्रशासनिक एवं अन्य न्यायिक व्यवस्था के माध्यम से सरकारी हस्तक्षेप। औद्योगिक संबंध के विषय और क्षेत्र। औद्योगिक संबंध का विस्तार क्षेत्र व्यापक है, उसे विभिन्न रूपों में देखा जा सकता है। नियोजकों के संगठन, इसके अंतर्गत संगठन की संरचना एवं उनके उद्देश्य एवं कार्य, नियोजक को संगठन के पारस्परिक संबंध, उनके संगठनों और सदस्यों के बीच का संबंध और वित्त, प्रशासन, तरीके और श्रम नीति आदि विषयों पर संबंध देखा जाता है। औद्योगिक विवाद में श्रमिकों, नियोजकों एवं सरकार तीनों के बीच संबंध देखे जाते हैं। इनके निम्नलिखित क्षेत्र हैं, जैसे औद्योगिक विवाद के कौन कौन से कारण हैं, इनके प्रकार, उनके सुलझाने के कौन कौन से तरीके हैं। औद्योगिक कार्यवाही, इसके अंतर्गत हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, घेराव इत्यादि आते हैं। इसमें नियोजक और श्रमिक दोनों की हानि होती है। सामूहिक सौदेबाजी, ये नियोजक एवं श्रमिकों के बीच विवाद को समाप्त करने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत सामूहिक सौदेबाजी के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव, सौदेबाजी का अधिकार, सौदेबाजी के इकाई, तरीके, क्रियान्वयन इत्यादि आते हैं। प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, इसके अंतर्गत प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की संस्थाएं, इनमें विभिन्न पक्षकारों की सहभागिता, विभिन्न संस्थाओं की संरचना, कार्य और अधिकार, निर्णय का कार्यान्वयन इत्यादि से संबंधित क्षेत्र हैं। इनमें श्रमिकों को नियोजकों के कार्य क्षेत्र में भागीदारी होती है। द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय समितियां एवं निकाय, आज विवादों को सुलझाने, औद्योगिक विकास एवं शांति हेतु द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय समिति एवं निकायों का गठन किया जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय निकायों की स्थापना, उनके कार्य, विचार विमर्श के विषय और निर्णय का क्रियान्वयन, उनका श्रम नीति और कार्यक्रम पर प्रभाव इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। राज्य का हस्तक्षेप, औद्योगिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार श्रम संघ की संरचना, गठन, कार्य, औद्योगिक विवाद को सुलझाने, हड़ताल, तालाबंदी आदि से संबद्ध कानून बनाती है। सरकार की अपनी श्रम नीति होती है तथा श्रम प्रशासन होते हैं। सरकारी अभिकरणों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकारी आयोग एवं समितियों की भूमिका होती है। इस प्रकार औद्योगिक संबंध में सरकार का हस्तक्षेप व्यापक होता है। औद्योगिक संबंध के मुख्य पहलू क्या हैं? इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। सामान्यतः किसी भी उद्योग में नियोजक और श्रमिक नामक दो दल होते हैं। इन्हीं दोनों दलों के बीच में संबंध देखा जाता है। इनके बीच का संबंध सहयोग और संघर्ष दोनों तरह का होता है। इन्हीं संबंधों को औद्योगिक संबंध का मुख्य पहलू कहा जाता है। इसे विस्तार पूर्वक चर्चा नीचे की जा रही है। सहयोग का पहलू, उद्योग के अंतर्गत नियोजक और श्रमिक एक दूसरे के प्रति सहयोग करते हैं तो उसे सहयोग का पहलू कहते हैं। इसमें औद्योगिक शांति बनी रहती है तथा उत्पादन में वृद्धि होती है। आधुनिक उत्पादन नियोजक और श्रमिक के सहयोग से ही चलते हैं। नियोजक उत्पादन के साधनों अर्थात पूंजी के स्वामी होते हैं, लेकिन वे श्रमिकों के सहयोग के बिना प्रयोग में नहीं ला सकते, अर्थात वे उत्पादन कार्य नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर श्रमिक अपनी सेवा तो उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन उत्पादन के साधनों की व्यवस्था स्वयं नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार उद्योग को चलाने के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है। उद्योग का चलते रहने से दोनों के हित में उत्पादन होने से ही नियोजक को मुनाफा होता है और श्रमिकों को मजदूरी और अन्य सुख सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। सहयोग के अभाव में उत्पादन के ठप होने से दोनों पक्षों को हानि होती है। सामान्यतः नियोजक श्रमिकों के सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते हैं, जिससे कि श्रमिक अपनी पूर्ण क्षमता का प्रयोग करते हुए कम समय एवं कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। नियोजक स्वयं श्रमिकों की मजदूरी, कार्य के घंटे, विश्राम अंतराल, छुट्टी, कार्य की भौतिक दशा आदि पर ध्यान देते हैं। दूसरी ओर श्रमिक भी जानते हैं कि उनके असहयोग से उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, जिससे नियोजक और उद्योग को हानि के साथ साथ उनकी भी हानि हो सकती है। इस कारण वे इस बात का ध्यान रखते हैं कि उनके कृत्यों के कारण नियोजक को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। कई देशों में श्रमिकों एवं प्रबंधन के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए औपचारिक संस्थाएं भी बनाई गई है। भारत में भी संयुक्त प्रबंधन परिषद, शॉप परिषद, सुरक्षा सलाहकार समिति जैसी संस्थाएं बनाई गई हैं। संघर्ष का पहलू, जब किसी उद्योग में नियोजक एवं श्रमिक के बीच विवाद होता है तो मतभेद होते हैं, जिसके कारण औद्योगिक शांति भंग हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके कई कारण होते हैं।
पूंजीवादी नियोजक उद्योग से अधिक लाभ अर्जित करना चाहते हैं। इसके लिए वे उत्पादन लागत में कमी और श्रमिकों पर कम से कम खर्च करने का प्रयास करते हैं। वे ये भी चाहते हैं कि श्रमिक उनके आदेशों का निर्विरोध पालन करें और अधिक से अधिक उत्पादन करें। दूसरी ओर श्रमिक अधिक से अधिक मजदूरी, कार्य की अधिक अच्छी दशाएं और कार्य के कम घंटे और कई अन्य प्रकार की सुख सुविधा चाहते हैं। ये दोनों विरोधाभासी तत्व होते हैं। उद्योग में संघर्ष का कारण बनते हैं। यही संघर्ष औद्योगिक विवाद का रूप ले लेता है। ये विवाद कई विषयों पर हो सकते हैं, जैसे मजदूरी की मात्रा, महंगाई भत्ता, बोनस, कार्य की दशा, कल्याण, क्षतिपूर्ति, पेंशन, पदोन्नति, कानून का कार्यान्वयन इत्यादि। इन विवादों के कारण कई प्रकार की औद्योगिक कार्रवाइयाँ भी होती हैं, जैसे हड़ताल, तालाबंदी, प्रदर्शन, घेरावबंदी इत्यादि। इस प्रकार नियोजक और श्रमिक दोनों के उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जिस कारण मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि उद्योग में नियोजक और श्रमिक के बीच सहयोग और संघर्ष दोनों होते रहते हैं। ये दोनों स्थितियां दोनों पक्ष ही उत्पन्न करते हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि उद्योग में शांति बनाने का प्रयास किया जाए, तभी ही दोनों को लाभ होगा। सरकार ने भी कई प्रकार के कदम उठाए हैं, जैसे प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, त्रिपक्षीय समितियों का गठन इत्यादि, जिससे कि औद्योगिक शांति बनी रहे। दूसरे ओर श्रमिक के लिए संघर्ष करना भी आवश्यक है, क्योंकि यदि श्रमिक संघर्ष नहीं करेंगे तो नियोजक उनकी दशाओं में सुधार लाने का प्रयास नहीं करेंगे। इस प्रकार आवश्यकता इस बात की है कि दोनों दल एक सीमा में रहकर सहयोग और संघर्ष करें। औद्योगिक संबंध में पक्षकारों की बदलती हुई भूमिकाएं। औद्योगिक संबंध के पक्षकारों में नियोजक, श्रमिक और उनके संघ तथा राज्य सम्मिलित होते हैं। उद्योग में 3 पक्षकारों की भूमिका अलग अलग होती है तथा समय के साथ इनकी भूमिकाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। उनकी भूमिका को अलग अलग स्पष्ट किया जा सकता है। नियोजकों की भूमिका में परिवर्तन। औद्योगिकरण की आरंभिक अवस्थाओं में नियोजन की शर्तों और कार्य की दिशाओं का निर्धारण नियोजक द्वारा स्वयं किया जाता है। ये श्रमिकों को अपनी इच्छा अनुसार नियोजित करने और उन्हें नियोजन से हटाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। श्रमिक के नियोजन को अपना स्वामी समझते थे, अर्थात दोनों का संबंध स्वामी और सेवक का था, लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रही। धीरे धीरे उद्योग में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी, वे संगठित होने लगे तथा श्रम संघ की विधिक मान्यता मिलने लगी। श्रमिक शिक्षित होने लगे तो वे मजदूरी में वृद्धि, कार्य के घंटों में कमी और नियोजन की शर्तों एवं कार्यों की दिशाओं में सुधार के लिए नियोजकों पर दबाव डालने लगे। इसके लिए वे हड़ताल, धरना इत्यादि औद्योगिक कार्यवाही करने लगे। फलस्वरूप नियोजकों की भूमिका में परिवर्तन होने लगा। अब नियोजकों को स्वीकार करना पड़ा कि श्रमिक और श्रम संघों के सहयोग के बिना उद्योग का संचालन संभव नहीं है। इस कारण वे सौदेबाजी सहभागिता की औपचारिक संस्थाओं को भी अपनाना प्रारंभ किया। आरंभ में छोटे उद्योग आकार में थे तो नियोजक प्रबंधन का कार्य स्वयं करता था, लेकिन अब इनके आकार में वृद्धि हुई, बड़े बड़े निगमों का विकास हुआ तो नियोजक उद्योग के संचालन के लिए प्रबंधकों की नियुक्ति करने लगे। कोई भी मामला प्रबंधन ही निपटाने लगे। वर्तमान समय में नियोजक द्वारा औद्योगिक संबंध को बेहतर बनाने के लिए श्रमिकों को कुछ प्रशासनिक शक्तियां भी दी जा रही हैं, जैसे कल्याण समिति, सुरक्षा समिति, सुझाव समिति इत्यादि में श्रमिकों के प्रतिनिधियों को रखने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि नियोजक द्वारा कोई भी निर्णय लिए जाने पर श्रमिकों द्वारा स्वीकार किया जाए, क्योंकि वे भी इसके सदस्य हैं। प्रारंभ में नियोजक श्रमिकों को लाभ देने की इच्छा तभी स्वीकार करता था जब श्रमिक विवाद उत्पन्न करते थे, लेकिन वर्तमान में इसमें परिवर्तन आया है। नियोजक विवाद उत्पन्न होने से पहले विभिन्न तरीकों को अपनाकर श्रमिकों को अपनी ओर कर लेते हैं। फलस्वरूप औद्योगिक शांति देखी जाती है। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद नियोजकों की भूमिका में व्यापक परिवर्तन आया। अब नियोजक श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए विशेष व्यवस्था कर रहे हैं। उनके कार्य के घंटे, बोनस, वेतन में वृद्धि इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाता रहा है। श्रम संघ की भूमिका में परिवर्तन। औद्योगिकरण के आरंभिक चरण में जब श्रमिकों की संख्या कम थी तो नियोजक के द्वारा श्रमिकों का शोषण करना आम बात थी, लेकिन जब उद्योग में श्रमिकों की संख्या बढ़ने लगी तो श्रमिक संगठित होने लगे और तथा वे संगठित होकर एक संघ की स्थापना करने लगे, लेकिन इससे विधिक मान्यता नहीं मिली। साथ ही कई देशों में संगठन बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, फिर भी ये अपनी लड़ाई लड़ते रहे।
अंततः लंबे संघर्ष के बाद विधिक मान्यता मिली और विधिक मान्यता मिलने के बाद श्रम संघ मजदूरी कार्य के घंटे नियोजन की शर्त दशा श्रमिक को अन्य हितों की रक्षा के लिए नियोजकों के साथ सौदेबाजी करने लगे। प्रारंभ में सामूहिक सौदेबाजी के विषय अत्यंत ही संकुचित थे, लेकिन कालांतर में व्यापक हो गए हैं। सामूहिक सौदेबाजी को बनाए रखने के लिए हड़ताल, अन्य प्रकार की औद्योगिक कार्रवाई करने पर जोर दिया गया तथा सामूहिक सौदेबाजी को कानून द्वारा रक्षित करने के लिए कदम उठाए गए। जब श्रम संघ मजबूत स्थिति में नहीं थे तो उनके द्वारा 3 तरह के विवाद किए जाते थे। पहला, श्रमिकों के अधिकार के लिए, दूसरे, श्रमिक के लाभ के लिए, तीसरा, उनके शोषण को रोकने के लिए। इसके बाद श्रम संघ द्वारा श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने के लिए सरकार पर दबाव दिया जाने लगा। इससे संबंधित कानून बनाए गए और सरकार ने श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए कई प्रकार के कानून बनाए, जैसे कारखाना अधिनियम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। स्वतंत्रता के बाद भारत में श्रम संघों की स्थिति में परिवर्तन आया। कई प्रकार के श्रम संघ बनाए गए, उनके नामों में परिवर्तन किए गए। भारतीय संविधान में भी उनकी चर्चा की गई। कई प्रकार के त्रिदलीय और द्विदलीय संस्थाएं बनाई गई, जिसमें श्रम संघ को सदस्य बनाया गया ताकि श्रमिकों की दशाओं में सुधार हो सके। नई आर्थिक नीति 1991 के लागू होने के बाद उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण इत्यादि की स्थिति में संघों की भूमिका में बदलाव आया। अब श्रम संघों द्वारा उद्योग के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उत्पादन होने से दोनों को लाभ मिलेगा। इस प्रकार यह देखा जा रहा है कि आज उद्योग में हड़ताल, घेराव, प्रदर्शन में कमी आई है। फलस्वरूप उद्योग में शांति स्थापित हुआ है। राज्य की भूमिका में परिवर्तन। प्रारंभ में सरकार उद्योग में हस्तक्षेप करने की नीति नहीं अपनाती थी, क्योंकि सरकार समझती थी कि उद्योग का मालिक ही सब कुछ होता है, वही पूंजी लगाता है तथा उद्योग की स्थापना करता है, तथा फैसला लेने का अधिकार नियोजक को है। अतः राज्य की ओर से कुछ कानून नियोजकों के पक्ष में बनाए गए तथा श्रमिकों पर बहुत से प्रतिबंध लगाए गए। बाद में राज्य की नीतियों में बदलाव आया। समजातीय, समाजवादी तथा प्रजातांत्रिक विचारधाराओं का प्रभाव पड़ा तो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का विकास हुआ। राज्य श्रमिकों के कल्याण के लिए कई कानून बनाए तथा श्रम संघों को कानूनी मान्यता दी गई। भारत में आज श्रमिकों के कल्याण के लिए कारखाना अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, बाल श्रम प्रतिबंध एवं विनियमन अधिनियम, श्रम संघ अधिनियम 1926 इत्यादि बनाए गए। इस प्रकार राज्य द्वारा नियोजकों के स्वेच्छा चरित्र पर रोक लगाया गया और दंडित करने की भी व्यवस्था की गई। राष्ट्र और समुदाय के हितों को ध्यान में रखकर कभी नियोजकों पर तो कभी श्रमिकों पर अंकुश लगाए गए। इसके लिए सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पारित किया। इसमें विवादों को सुलझाने के लिए मशीनरी, हड़ताल एवं तालाबंदी के नियंत्रण के साथ बैठकी, छटनी और बंदी इत्यादि जैसे विषय पर प्रावधान बनाए गए। सरकार श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का भी काम करती है, लेकिन अब धीरे धीरे राज्य की भूमिका में परिवर्तन आ रहा है। अब वह नियोजक और श्रमिक के बीच कड़ी का काम कर रहा है, जिससे कि औद्योगिक शांति बने। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद सरकार की भूमिका में और परिवर्तन आया और इसमें उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण पर विशेष बल दिया गया। इसमें औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना, मूल्य नियंत्रण इत्यादि था। इसी प्रकार देखा जाता है कि तीनों की भूमिका में समय के अनुसार परिवर्तन हुआ तथा परिवर्तन की यह प्रक्रिया जारी रही। औद्योगिक विवाद की समस्या। औद्योगिक विवाद की समस्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। औद्योगिक विवाद की समस्या प्राय हर समय में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है, लेकिन इसका विकट रूप औद्योगिक क्रांति के बाद विशेष रूप से देखने को मिला है। प्रारंभ में जब उद्योग घरेलू कुटीर उद्योग के रूप में था तो उसमें श्रमिकों की संख्या कम थी। श्रम संघ का गठन भी नहीं हुआ था। उस स्थिति में उद्योग में विवाद नहीं होता था अथवा कम होता था। कभी कभी विवाद होने पर नियोजक एवं श्रमिक मिलकर समस्या का समाधान कर लेते थे, लेकिन औद्योगिक विकास के क्रम में उद्योग का विस्तार होने लगा, नए नए मशीनों का प्रयोग होने लगा। फलस्वरूप उत्पादन कार्य हेतु श्रमिक की संख्या बढ़ने लगी। श्रम संघ का गठन होने लगा। श्रम संघ को विधिक मान्यता मिलने लगी। अब नियोजन उद्योग में अधिक से अधिक लाभ कमाने की इच्छा रखने लगे। इसके लिए अधिक से अधिक उत्पादन करने पर जोर दिया जाने लगा। दूसरी ओर श्रमिक भी अपनी दशाओं में सुधार लाने हेतु नियोजकों से मांग करने लगे। जब दोनों पक्षों में इन मांग और पूर्ति के संबंध में विरोधाभास उत्पन्न होने लगा तो प्राथमिक स्तर पर विवाद को सुलझाया नहीं जा सका।
वही विवाद औद्योगिक विवाद का रूप धारण न कर लिया, जिसे औद्योगिक विवाद के रूप में जाना जाने लगा। औद्योगिक विवाद के कई विषय होते हैं, जैसे कार्य के घंटे को कम करना, अधिक करना, श्रमिकों की मजदूरी से कटौती कर लेना, बोनस हस्तांतरण, सौदेबाजी इत्यादि इसमें औद्योगिक कार्यवाही होती है। ये कार्यवाही कई रूप में देखने को मिलती है, जैसे हड़ताल के रूप में, तालाबंदी के रूप में, घेराव, धरना प्रदर्शन इत्यादि। औद्योगिक विवाद के कई कारण भी होते हैं, साथ ही विवाद को सुलझाने हेतु कई प्रकार के तरीके अपनाए जाते हैं। औद्योगिक विवाद औद्योगिक संबंध का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। संघर्ष असहमति को प्रकट करता है। असहमति व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार की होती है। औद्योगिक असहमति से अभिप्राय सामूहिक असहमति से है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में औद्योगिक संघर्ष की संभावना अधिक होती है। जब औद्योगिक संघर्ष साकार रूप धारण कर लेता है तो उसे औद्योगिक विवाद कहते हैं। जैसे जैसे औद्योगिकरण की प्रक्रिया तीव्र होती जाती है, वैसे वैसे औद्योगिक विवादों की संख्या तथा तीव्र भी वृद्धि होती जाती है। नियोजक और श्रमिकों के बीच संपर्क के क्षेत्र भी अनेक होते हैं। श्रमिक संघों के शक्तिशाली होने से औद्योगिक विवादों की संभावनाएं अधिक बढ़ी है। औद्योगिक विवाद के चलते हुए विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कार्रवाइयां की जाती है, जैसे हड़ताल, प्रदर्शन, घेराव, तालाबंदी। इन औद्योगिक कार्रवाइयों का उत्पादन, आर्थिक विकास और समुदाय के जीवन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक विवाद ने कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जीर्ण शीर्ण कर दिया है। आज विश्व के सभी देशों में विवादों को कम करने के लिए कई प्रकार के कदम उठाए गए हैं। औद्योगिक विवाद का अर्थ एवं परिभाषा क्या है? सामान्यतः औद्योगिक विवाद नियोजकों एवं श्रमिकों के बीच देखा जाता है, लेकिन कई औद्योगिक विवाद नियोजक और श्रमिक के बीच भी हुआ करते हैं। कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद तब माना जाता है जब उनका संबंध नियोजन की शर्त और श्रम की दशाओं से संबद्ध हो। यह विवाद न्यूनतम मजदूरी, मजदूरी में अंतर, कटौती, भुगतान, कार्य के घंटे, छंटनी, कामबंदी, बर्खास्तगी, सेवा उन्मुक्ति इत्यादि है। औद्योगिक विवाद में हड़ताल, तालाबंदी, धरना, घेराव, प्रदर्शन, नारेबाजी औद्योगिक कार्यवाहियां होती हैं। औद्योगिक विवाद की परिभाषा कई विद्वानों एवं संस्थाओं ने दिया है, जो कि निम्नलिखित है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद नियोजन और नियोजकों एवं नियोजकों या नियोजक और श्रमिकों और श्रमिकों के बीच होने वाला ऐसा विवाद या मतभेद है जो किसी व्यक्ति के नियोजन और अनियोजन और नियोजन की शर्तों और श्रम की दशाओं से संबद्ध होता है। इसमें जो है ना प्रोफेसर OP आर्य के अनुसार क्या है, तो आर पी आर्या के अनुसार औद्योगिक संघर्ष शब्द साधारणतः श्रमिक और नियोजक के माध्यम में श्रमिकों को रोजगार और उनकी बेरोजगारी की दिशाओं से संबंधित असहमति को निर्देशित करता है। अधिकांश रूप से उत्पन्न होने वाले संघर्ष महंगाई भत्ता, बोनस, श्रमिकों की पदच्युति, सेवानिवृत्ति, अवकाश, छुट्टी, सेवानिवृत्ति, लाभ, मकान किराया, अन्य भत्तों से संबद्ध होते हैं। और हो गया। औद्योगिक विवाद की परिभाषा से विश्लेषण से निम्न बातें स्पष्ट होती है कि औद्योगिक विवाद में श्रमिकों के समूह का प्रभावित होना आवश्यक है। औद्योगिक विवाद श्रमिकों अथवा उनके संगठनों द्वारा प्रस्तुत किए गए हों, किंतु नियोजक द्वारा इन पर विचार नहीं किया गया हो। औद्योगिक विवाद में पक्षकारों का प्रत्यक्ष हित होना आवश्यक है। विवाद नियोजन अथवा अनियोजन में से भी वो संबंधित हो सकता है। जिन विवादों का संबंध इन विषयों से नहीं है वे औद्योगिक विवाद नहीं है, लेकिन औद्योगिक विवादों की चर्चा के क्रम में निम्नलिखित समस्याएं से उत्पन्न विवाद को औद्योगिक विवाद की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। किसी श्रमिक को दंडित करने या सेवा मुक्त करने संबंधी निर्णय को लेकर प्रस्तुत विवाद। वैसे विवाद जो श्रम संघ और उसके अभाव में श्रमिकों के समूह द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया हो। श्रमिकों द्वारा नहीं चाहने वाले मांगों के लिए प्रस्तुत विवाद। औद्योगिक विवाद की विशेषताएं। औद्योगिक विवाद की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि औद्योगिक विवाद निम्नलिखित पक्षकारों के बीच उत्पन्न होता है: नियोजकों एवं नियोजकों के बीच, नियोजकों और श्रमिकों के बीच, श्रमिकों और श्रमिकों के बीच। औद्योगिक विवाद को लिखित रूप में प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं होता है। जिन पक्षकारों के द्वारा विवाद उत्पन्न किए जाते हैं उनका संघर्ष में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हित होता है। औद्योगिक विवाद उद्योग में अव्यवस्था के कारण उत्पन्न होता है। औद्योगिक विवाद के अंतर्गत संघर्ष एवं उनके पक्षकार स्पष्ट होने आवश्यक होते हैं। संघर्ष का पक्षकारों के मध्य वास्तविक रूप से होना आवश्यक है। औद्योगिक विवाद उद्योग के भूतपूर्व श्रमिक द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है।
औद्योगिक विवाद नियोजन की शर्तें और श्रम की दशाओं से संबद्ध होता है। औद्योगिक विवाद का कारण क्या है? औद्योगिक विवाद की पृष्ठभूमि में औद्योगिक संघर्ष होते हैं। संघर्ष की स्थिति बहुआयामी और जटिल है। इस संदर्भ में विवादों के उत्पन्न होने के कारण भी अनेक हो सकते हैं। विवादों के कारणों की चर्चा के क्रम में उन तमाम विषय और वस्तुओं को सम्मिलित करना आवश्यक हो जाता है जिनको लेकर अब तक विवाद उत्पन्न हुए हों या होने की संभावना बनी रहती है। श्रमिकों के बीच अपने हितों को लेकर जागरूकता में निरंतर वृद्धि हो रही है। परिणाम स्वरूप विवादों के विषय में भी लगातार विस्तार हो रहा है। विवादों के विषय का विश्लेषण कर हम विवादों के कारणों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं: आर्थिक कारण, संस्थागत कारण, वैधानिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, राजनीतिक कारण। देखो, आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारणों के अंतर्गत उन सभी विषय वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है जिनका प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव आर्थिक भुगतान से जुड़े हुए हैं तथा कुछ आर्थिक भुगतान को प्रभावित करने वाले होते हैं। लेकिन कुछ विषय वस्तु ऐसे भी होते हैं जो स्पष्टतः आर्थिक भुगतान को प्रभावित करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन जिनके दूरगामी प्रभाव के कारण आर्थिक भुगतान करना पड़ता है। आर्थिक कारण कई प्रकार के होते हैं, जैसे मजदूरी संरचना एवं अधिक मजदूरी की मांग, कार्य विश्लेषण की विधियां, मजदूरी की कटौती, प्रोत्साहन, कार्य की दशाएं, मशीनरी उत्पादन में परिवर्तन, कार्य के घंटे, पाली में काम, उन्नति और अवनति, कामबंदी, छंटनी एवं सेवा उन्मुक्ति एवं कार्य की सुरक्षा आदि। संस्थागत कारण क्या है? संस्थागत कारणों से आशय ऐसे विषय वस्तु से जुड़े कारणों में से है जो संस्था के होने के कारण उत्पन्न होती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाता है, जैसे कि श्रम संघ की मान्यता, सदस्यता, सामूहिक सौदेबाजी का विषय वस्तु, सौदेबाजी की इकाई, अनुचित श्रम व्यवहार, चेक ऑफ सुविधा इत्यादि। मनोवैज्ञानिक कारण क्या है? इसके अंतर्गत इन मुद्दों को शामिल किया जाता है जिन मुद्दों पर उठने वाले विवाद के विषय वस्तु मनोवैज्ञानिक होते हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित को शामिल किया जाता है: व्यक्तिगत व्यक्तित्व में टकराव, व्यवहारिक कुसमायोजन, श्रमिकों के व्यक्तित्व की पहचान की मांग, अधिकारवाद, प्रशासन अनुशासन पर अनावश्यक जोर, नियोजन की स्वेच्छाचारिता। देखो, वैधानिक कारण क्या है? इसके अंतर्गत शामिल विषय वस्तु अधिकारों के अनुपालन से संबंधित है, जैसे श्रम कानून, सभी देशों स्थायी आदेशों, अधिनिर्णयन के फैसले का लागू नहीं किया जाना, सामूहिक सौदेबाजी को भंग किया जाना, वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर पारस्परिक अधिकारों आदि का न मिलना। इसका राजनीतिक कारण क्या है? भारत के सभी श्रम संघ किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, जैसे कि INTUC कांग्रेस से, AITUC कम्युनिस्ट पार्टी से और BMS भाजपा से। इन पार्टियों के बीच जब टकराव होता है तो इसका प्रभाव इन श्रम संघों पर भी पड़ता है, जो बाद में प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, औद्योगिक विवाद का रूप ले लेता है। कभी कभी सत्ता हस्तांतरण के बाद इन संघों में प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो जाती है। राजनीतिक दल श्रम संघ अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए औद्योगिक विवाद को प्रोत्साहन देते हैं। औद्योगिक विवाद सुलझाने का तरीका क्या है? द मेथड ऑफ सेटलिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए निम्नलिखित तरीके को अपनाया जा सकता है: सबसे पहले सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी, ऐच्छिक पंच निर्णयन, सुलह, मध्यस्थता, अधिनिर्णयन और अनिवार्य जांच। तो सामूहिक सौदेबाजी क्या है? सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक विवाद सुलझाने का सबसे आसान तरीका है। इसमें श्रमिकों के प्रतिनिधि अपनी मांगों पर नियोजक के साथ मोल तोल करते हैं। यदि बातचीत के माध्यम से विवाद सुलझ जाता है तो दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लेते हैं। समझौते पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर होता है। कई समझौते मौखिक भी होते हैं, अर्थात ये समझौता लिखित और अलिखित दोनों हो सकता है। इसका गुण क्या है? सामूहिक सौदेबाजी के निम्नलिखित गुण है। सामूहिक सौदेबाजी से औद्योगिक विवाद का निपटारा प्रजातांत्रिक तरीके से होता है। इस विधि द्वारा विवाद का निपटारा कम या अधिक मात्रा में तथा कम समय में अस्थायी रूप से होता है। इसमें मतभेद की संभावना कम होती है क्योंकि दोनों पक्ष मिलकर समस्या का समाधान ढूंढते हैं। इसमें श्रमिकों की दशाओं में सुधार की संभावना अधिक रहती है। इस विधि द्वारा विवादों को सुलझाने से नियोजकों की निरंकुशता पर नियंत्रण होता है। इसमें विवादों का समाधान कम खर्च में हो जाता है। दोष हो गया, इसमें जिस पक्ष का पड़ला अधिक भारी होता है उसी के अनुरूप समझौता होने की अधिक संभावना होती है। इसमें कार्यबंदी की संभावना अधिक होती है क्योंकि सौदेबाजी हड़ताल या विवाद के बाद ही होता है। विवाद के पक्षकार केवल अपने अपने हितों पर ही ध्यान देते हैं। इसमें हड़ताल, प्रदर्शन, धरना इत्यादि की संभावना अधिक होती है क्योंकि बिना विवाद के सौदेबाजी नहीं हो सकती। इसमें सर्वसाधारण के हितों की अवहेलना होती है।
ऐच्छिक पंच निर्णय और विवाचक। इसमें नियोजक और श्रमिक उनके श्रम संघ आपसी सहमति से अपने विवाद को किसी निष्पक्ष पंच के पास निर्णय के लिए भेजते हैं। पंच दोनों पक्षों की सुनवाई करता है और विवाद पर अपना फैसला देता है। पंच के फैसले को मानना या न मानना दोनों पक्षों पर निर्भर करता है, लेकिन कुछ व्यवस्थाओं में विवाचक का निर्णय पक्षकारों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत ऐच्छिक पंच निर्णय की व्यवस्था की गई है। जैसे कि गुण पंच की नियुक्ति दोनों दल मिलकर करते हैं, इसलिए उसका फैसला दोनों दलों को मान्य होता है। ये स्वतंत्र व्यक्ति होते हैं जो निष्पक्ष निर्णय लेते हैं। यह औद्योगिक विवाद के निपटारे का तरीका कम खर्चीला होता है। जब तक विवाद मंच के पास लंबित रहता है तब तक किसी भी प्रकार की औद्योगिक कार्यवाही पर रोक लगी रहती है। फलस्वरूप औद्योगिक शांति बनी रहती है। दोष इसमें स्वेच्छाचारी होने की संभावना अधिक होती है। पंच कभी कभी किसी पक्ष से मिल जाते हैं जिसमें निष्पक्ष फैसला आने की संभावना कम रहती है। एक छोटे विवादों के अलावा बड़े विवादों का निर्णय नहीं लेता है। मध्यस्थता जब नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद होता है तो कोई तीसरा पक्ष विवाद को सुलझाने का प्रयास करता है तो उसे मध्यस्थता कहते हैं। मध्यस्थ व्यक्ति दोनों दलों को अपनी कुशलता और क्षमता के द्वारा समझौता कराने का प्रयास करता है। इसका गुण दोष क्या है? इसके द्वारा समझौते की पूर्ण संभावना रहती है। ये विधि कम खर्चीली होती है और विवादों का निपटारा कम समय में करती है। इसमें दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार होते हैं। दोष क्या है? ये मध्यस्थ अयोग्य होता है। यदि मध्यस्थ अयोग्य हो तो समझौता होने की संभावना कम रहती है। यदि मध्यस्थ एक ही पक्ष से तालमेल कर ले तो उस स्थिति में समझौता पक्षपातपूर्ण हो सकता है। इसे कानूनी मान्यता नहीं रहती है। इसे समझौता कभी भी भंग हो सकता है। देखो सुलह, यह तरीका औद्योगिक विवाद को सुलझाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें नियोजक और श्रमिक के बीच विवाद होने पर कोई सरकारी प्रतिनिधि विवाद सुलझाने हेतु प्रोत्साहित करे और सुलझाने का प्रयास करता है तो इस विधि को सुलह कहा जाता है। वर्तमान में श्रम विभाग के पदाधिकारी विवाद सुलझाने के काम कर रहे हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में भी इसकी व्यवस्था की गई है। इसका गुण क्या है कि इस विधि को कानूनी मान्यता प्राप्त है, जिस कारण विवाद को सुलझाने में निष्पक्षता दिखाई देती है। सुलह का तरीका नम्य और सरल होता है। इस विधि द्वारा कम खर्च में विवाद का निपटारा हो सकता है। सुलह अधिकारी तटस्थ व्यक्ति होता है जो सही फैसला देता है। दोनों पक्ष इस विधि द्वारा विवाद सुलझाने का भरपूर प्रयत्न करते हैं। कारण इस विधि द्वारा समझौता नहीं हुआ तो अधिनियम में जाने की संभावना अधिक होती है। दोष हो गया, अयोग्य सुलह पदाधिकारी होने की स्थिति में विवाद सुलझाने की संभावना कम रहती है। इस विधि द्वारा विवाद सुलझाने में अधिक समय लगता है क्योंकि पदाधिकारी के पास अधिक मामले रहते हैं। विवाद को अधिनिर्णय में जाने के भय से दोनों पक्ष समझौता कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में समाधान स्थायीपूर्ण नहीं होता। अधिनिर्णय हो गया, यदि यह विवाद को सुलझाने की एक न्यायिक विधि है। जब कोई विवाद सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, मध्यस्थता और पंच निर्णय द्वारा नहीं सुलझ पाता है तो सरकार इन विवादों को सुलझाने हेतु अधिनिर्णय के पास भेजती है। इसमें फैसले आने तक कोई भी पक्ष किसी प्रकार का औद्योगिक कार्यवाही नहीं कर सकता है। इसका फैसला सभी को मान्य होता है। इसका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था है। भारत में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन इस तरीके को अस्थायी रूप दे दिया गया है और इसमें श्रम न्यायालय, अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण सम्मिलित होते हैं। इसका गुण क्या है? इसमें अधिनिर्णय पदाधिकारी तटस्थ व्यक्ति होता है। दोनों पक्षों के मामले को निष्पक्ष होकर देखता है तथा अपना फैसला देता है। इसमें सरकार या किसी बाहरी व्यक्ति का दबाव नहीं रहता है। इसमें राष्ट्र एवं समुदाय के हितों की रक्षा की संभावना बनी रहती है। इस विधि द्वारा औद्योगिक शांति बनाए रखने में सहायता मिलती है क्योंकि जब तक विवाद अधिनिर्णय पदाधिकारी के पास लंबित रहता है या लागू रहने की अवधि तक कोई भी पक्ष हड़ताल, तालाबंदी या कामबंदी नहीं कर सकता। इसके द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं दोनों पक्षों को मान्य होते हैं। दोष हो गया, इसके द्वारा विवाद सुलझाने में बहुत अधिक समय लगता है और ये बहुत ही खर्चीला होता है। सरकार पक्षकारों की इच्छा को ध्यान में रखे बिना अधिनिर्णय के लिए निर्देशित कर सकती है। इसमें अस्थायी औद्योगिक शांति बनाए रखना कठिन होता है। इसमें पक्षकारों की भूमिका जो होती है वो नगण्य होती है। इसमें पक्षकारों के बीच मतभेद विद्यमान रहता है। पक्षकार अधिनिर्णय के रूप में उनके विरुद्ध अन्य न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। इसमें विवाद वर्षों तक सुलझ नहीं पाता है। यह मुकदमेबाजी को प्रोत्साहित करता है। इसके द्वारा विवादों के निपटाव के लिए सरकार पर निर्भरता में वृद्धि होती है। इससे श्रम संघ के कमजोर होने की संभावना बनी रहती है क्योंकि श्रम संघ अधिनिर्णय के फैसले पर निर्भर होने लगता है तथा अपने संगठन पर कम ध्यान केंद्रित होता है। इसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष को अपना दुश्मन समझने लगता है।
क्योंकि इसमें आपसी सहमति नहीं होती। अनिवार्य जांच हो गई। यह विधि औद्योगिक विवादों को सुलझाने का परोक्ष तरीका है। इसमें सरकार जांच न्यायालय की नियुक्ति करती है जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। ये न्यायालय विभिन्न पहलुओं की निष्पक्ष जांच कर सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है। इसकी नियुक्ति महत्वपूर्ण औद्योगिक विवादों को सुलझाने के लिए की जाती है। इसके गठन का मुख्य उद्देश्य विवाद के संबंध में सही जानकारी प्राप्त करना और इसे जनता के समक्ष रखना। सरकार रिपोर्ट के अनुसार विवाद को सुलझाने और दोषी पक्ष को दंडित करने के लिए कानूनी और प्रशासनिक कदम उठा सकती है और जांच के आधार पर ही अधिनिर्णय पदाधिकारी अपना निर्णय देते हैं। इसका प्रयोग सरकार करती है जिससे दोनों दलों को विश्वास रहता है। विवाद के कारणों की सही जांच होती है। इसका गुण है इससे विवाद के कारणों का पता दोनों पक्ष को हो जाता है जिससे दोनों पक्ष इसके निदान के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक जांच चलती है हड़ताल तालाबंदी की स्थिति नहीं रहती अथवा प्रतिबंध लगा रहता है। इसका दोष क्या है कि इसके द्वारा पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट की संभावना अधिक रहती है। यदि जांचकर्ता अकुशल हो, जांच पड़ताल की अवधि निश्चित हो तो फलस्वरूप कभी कभी जांच का कार्य अधूरा होने की संभावना रहती है। यदि दोनों पक्ष के दौरान गलत सूचना देते हैं यदि दोनों पक्ष जांच के दौरान गलत सूचना देते हैं तो इस स्थिति में जांच पड़ताल विवादास्पद हो जाता है। औद्योगिक शांति स्थापित करने संबंधी सुझाव क्या है कि भारत में आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि उद्योग में शांति बनी रहे। इसके लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। जैसे कि देखो, प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता को अपनाना चाहिए। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। श्रम प्रबंधन और संबंध के बारे में सभी प्रमुख सूचनाएं प्रकाशित करने की नीति अपनानी चाहिए। श्रमिकों को न्यायोचित मजदूरी देने की मजबूत नीति अपनानी चाहिए। झगड़ों का एक प्रमुख कारण मजदूरी और महंगाई की विषमता है। मूल्य बढ़ते हैं परंतु इनके अनुरूप ही मजदूरी में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं होती है। यदि खास तौर पर महंगाई के बढ़ते मूल्य स्तर के आधार पर वृद्धि हो तो यह समस्या हल हो सकती है। अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जानी चाहिए। श्रमिकों का जीवन सुखी हो इसके लिए उन्हें कानूनी संरक्षण मिलना चाहिए। श्रमिकों को तत्कालीन प्रशिक्षण देना चाहिए। श्रमिकों के कल्याण की व्यवस्था देनी चाहिए। श्रमिकों के लिए उचित रोजगार की व्यवस्था की जानी चाहिए। श्रम संघ प्रतिद्वंदिता समाप्त होना चाहिए। श्रम संघ में बाहरी नेतृत्व का प्रभाव कम होना चाहिए। श्रम संघ मान्यता को कानूनी रूप प्रदान कर देना चाहिए क्योंकि मान्यता को लेकर नियोजक और श्रम संघ में संघर्ष होता रहता है। बीवी गिरी के द्वारा सुझाव क्या दिया गया है कि औद्योगिक विवाद को सुलझाने के लिए आंतरिक समझौते की नीति अपनानी चाहिए। यदि किसी उद्योग में संकटकालीन व्यवस्था पैदा हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करके ऐसा आदेश जारी करना चाहिए जो सभी पक्षों को मान्य हो। औद्योगिक स्तर पर ही औद्योगिक विवाद का निपटारा होना चाहिए और इस कार्य में संयुक्त परिषदें सक्रिय योगदान दे सकती है। यदि संयुक्त परिषदें संघर्ष का निपटारा करने में असमर्थ सिद्ध हो तो दोनों पक्षों को अपनी सहमति से मामले को समझौता व्यवस्था के अंतर्गत किसी समझौते व्यवस्थापक के पास भेज देना चाहिए और उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होना चाहिए। औद्योगिक स्तर पर ही औद्योगिक संघर्ष का निपटारा होना चाहिए और इस कार्य में संयुक्त परिषदें सक्रिय योगदान दे सकती हैं। यदि अधिक श्रेष्ठ होगा कि सेवा योजक और श्रमिक आपस में बातचीत करके एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दें और कार्य करने के दौरान दोनों पक्ष इनका पालन करना अपना कर्तव्य समझे। औद्योगिक शांति स्थापित करने के लिए हर स्तर पर यह प्रयत्न होना चाहिए कि झगड़ा उत्पन्न ही न हो। हड़ताल हो गया। हड़ताल हो गया। आधुनिक उद्योग श्रम पूंजी के क्रय विक्रय पर आधारित है। ठीक है, आधुनिक उद्योग श्रम और पूंजी के क्रय विक्रय पर आधारित है और इस क्रय विक्रय को उद्योग के दोनों पक्ष अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इन प्रयास से दोनों के बीच विवाद उत्पन्न होता रहता है और इन विवादों को सुलझाने हेतु विफल होने और अपनी मांगों को पूरा नहीं होने के फलस्वरूप श्रमिक हड़ताल करते हैं और ये श्रमिक के लिए अंतिम अस्त्र होता है। इस प्रकार अपनी मांगों को प्राप्त करने के लिए श्रमिक अस्थायी रूप से काम करने से इनकार कर देते हैं तो उस स्थिति को हड़ताल कहते हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार हड़ताल का अर्थ होता है कि किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के किसी समूह द्वारा मिलकर काम बंद कर देना। इस प्रकार नियोजित रहने और रह चुकने वाले व्यक्तियों की किसी संख्या द्वारा सम्मिलित रूप से या आपसी समझ से कम करने और नियोजक स्वीकार करने से इनकार करना है। देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। हड़ताल का तात्पर्य श्रमिकों द्वारा कार्यों को चालू रखने से इनकार करना है। इसकी परिभाषा से इस तत्वों का बोध होता है कि हड़ताल एक औद्योगिक कार्यवाही है जिसमें विवाद के लक्षण स्पष्ट होते हैं। हड़ताल हमेशा एक समूह के द्वारा किया जाता है। हड़ताल किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। हड़ताल में पूर्ण और आंशिक कामबंदी की संभावना बनी रहती है। ये अस्थायी होती है और श्रमिक ये जानते हैं कि जब उनकी मांगों पर समझौता हो जाए तो वे काम पर लौट आएंगे।
हड़ताल का प्रकार। हड़ताल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है विशिष्ट हड़ताल। जब किसी विशेष प्रतिष्ठान या उद्योग में श्रमिक हड़ताल करते हैं तो उसे विशिष्ट हड़ताल कहते हैं। इसका विस्तार क्षेत्र सीमित होता है और ये अधिकांश हड़तालें इसी प्रकार की होती हैं। सामान्य और आम हड़ताल कैसा होता है? इस प्रकार के हड़ताल में कई उद्योग और नियोजनों के कर्मचारी एक साथ काम करना बंद कर देते हैं और इसका विस्तार क्षेत्र व्यापक होता है। व्यवहार में ऐसी हड़ताल का कोई उदाहरण नहीं मिलता। अधिकृत हड़ताल हो गया। श्रम संघों द्वारा आम सहमति या मतदान द्वारा बहुमत के आधार पर हड़ताल करने का निर्णय लिया जाए तो उसे अधिकृत हड़ताल कहा जाता है। अनाधिकृत हड़ताल हो गया। इस प्रकार की हड़ताल किसी भी श्रम संघ द्वारा बिना विचार विमर्श, सूचना, मतदान और आम सहमति से की जाती है। गैर हाजिर हड़ताल हो गया। ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम के स्थान पर नहीं जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो वे प्रतिष्ठान के परिसर के बाहर ही रहते हैं या अपने घर पर रहते हैं। आवश्यकता अनुसार प्रदर्शन, धरना, सत्याग्रह में भाग लेते हैं। हाजिर हड़ताल हो गया। इस प्रकार की हड़ताल में श्रमिक काम पर तो जाते हैं लेकिन वे काम नहीं करते। ये छोटी अवधि के लिए होते हैं। उदाहरण औजार रोको हड़ताल, कलम रोको हड़ताल इसी प्रकार की हड़ताल है। मंदकाय हड़ताल। ऐसी हड़ताल में कर्मचारी काम करना बंद नहीं करते हैं बल्कि अपने काम की गति धीमी कर देते हैं, जिससे उत्पादन बहुत कम हो जाता है और सामानों की बर्बादी होने लगती है। ऐसी हड़ताल उस समय की जाती है जब काम का तेजी से संचालन आवश्यक होता है। ऐसी हड़ताल चीनी उद्योग में पिराई के समय देखी जाती है। सांकेतिक हड़ताल हो गई। इस प्रकार की हड़ताल भविष्य में हो सकने वाले संघर्ष की चेतावनी देने के लिए की जाती है। सबसे कम दिन के लिए होती है। सांकेतिक हड़ताल। सहानुभूतिक हड़ताल होता है। ऐसी हड़ताल एक श्रमिक का समूह दूसरे श्रमिक समूह के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए करता है। एक राजनीतिक हड़ताल होता है। इस प्रकार की हड़ताल किसी राजनीतिक निर्णय, सैद्धांतिक विषयों पर विरोध व्यक्त करने के उद्देश्य से की जाती है। उदाहरण के राज्यों के पुनर्गठन, भाषा संबंधी निर्णय, मूल्य वृद्धि, आतंकवाद, हिंसात्मक घटना और सरकार के विशेष निर्णय आदि के विरोध में की जाती है। घेराव हो गया। इसमें श्रमिक द्वारा प्रबंधक और पदाधिकारी को उनके आवास या कार्यालय में घेर कर रखा जाता है तथा अपनी मांगे स्वीकार करने हेतु बाध्य किया जाता है। धरना। इस प्रकार की कार्यवाही में श्रमिक संस्था के मुख्य द्वार पर बोर्ड और बैनर आदि लेकर बैठे रहते हैं और सदस्यों को काम पर जाने से मना करते हैं और आवागमन रोक देते हैं और यह हड़ताल का शांतिपूर्ण एवं वैध रूप होता है। हड़ताल का कारण। हड़ताल की पृष्ठभूमि में विवादों का उत्पन्न होता है। विवादों का निपटारा न हो पाना ही हड़ताल का कारण बनता है। यदि औद्योगिक विवादों के सुलझाने हेतु विभिन्न तरीके जैसे सामूहिक सौदेबाजी, सुलह, मध्यस्थता, विभाजन, अधिनिर्णय सफल होते हैं तो हड़ताल की संभावना बहुत ही कम रहती है। उपयुक्त तरीके विवादों को सुलझाने हेतु प्रभावी नहीं होती है तब श्रमिक हड़ताल का रास्ता अपनाते हैं। लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि विभिन्न तरीकों के प्रयोग किए बिना ही श्रमिक हड़ताल पर कर बैठते हैं। कई हड़ताल विवादों को सुलझाने के उपयुक्त तरीकों के प्रयोग के लिए भी की जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक विवाद के जितने भी कारण हो सकते हैं वे सभी हड़ताल के भी हो सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक विवाद की अंतिम परिणति हड़ताल के रूप में दृष्टिगोचर होती है और इस परिप्रेक्ष्य में हड़ताल के कारणों को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जा सकता है। हड़ताल और औद्योगिक विवाद के कारण का उत्तर एक ही होगा। हड़ताल का अधिकार। हड़ताल का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वस्तुतः हड़ताल एक सापेक्षित अधिकार है जो दूसरे के अधिकार की प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए लागू की जा सकती है। आज राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ी है कि क्या श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिए या नहीं। कुछ लोगों या विद्वानों का मानना है कि श्रमिकों को हड़ताल का अधिकार होना चाहिए तो कुछ लोग इसका विरोध करते हैं कि हड़ताल के अधिकार को समाप्त कर देना चाहिए। हड़ताल के अधिकार के पक्ष में देखो मत किया। कुछ लोग विद्वान ने हड़ताल के अधिकार के पक्ष मत व्यक्त किया और इन लोगों ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किया। हड़ताल के अधिकार के पक्ष में मत किया। कुछ लोग विद्वानों ने हड़ताल के अधिकार के पक्ष में मत व्यक्त किया, जैसे कि लोकतांत्रिक अधिकार। किसी भी लोकतंत्र में व्यक्तियों को विशेष शर्तों और दशाओं पर काम करने या नहीं करने का अधिकार होता है। कानून के अंतर्गत उन्होंने इन शर्तों पर काम करने या नहीं करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। यही कारण है कि लोकतांत्रिक देशों में हड़ताल के अधिकार को प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है। श्रमिकों की स्थिति में सुधार। नियोजक और श्रमिक की दशाओं में सुधार लाने का प्रयास नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में श्रमिक अपनी दशाओं में सुधार लाने के लिए हड़ताल जैसे अस्त्र का प्रयोग करते हैं जो उचित है।
अशिक्षा हो गया। अधिकांश श्रमिक अशिक्षित होते हैं, जिस कारण वे अपने अधिकार को समझ नहीं पाते हैं। दूसरी ओर नियोजक उनके अशिक्षित होने का फायदा उठाते हैं। अतः श्रमिकों द्वारा हड़ताल करने पर ही नियोजक उनके अधिकार को समझते हैं तथा मांग मानते हैं। श्रम का विक्रय। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियोजकों की उत्पादित वस्तुओं को अधिक कीमतों पर बेचने की स्वतंत्रता होती है और साथ ही जब उन्हें संतोषजनक कीमत नहीं मिलता है तो वे आपूर्ति बंद कर देते हैं। इसी आधार पर श्रमिकों को भी अपने श्रम को बेचने या न बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। श्रमिकों के बीच असंतोष। हड़ताल के अधिकार को छीन लेने पर श्रमिकों के बीच असंतोष की संभावना अधिक प्रबल हो जाती है और विरोध प्रदर्शन के अन्य तरीकों में अभिव्यक्त होगी, जो दोनों पक्षों के संबंध के लिए हानिकारक होगी। श्रमिकों के बीच असंतोष। हड़ताल के अधिकार को छीन लेने पर श्रमिकों के बीच असंतोष की भावना अधिक प्रबल हो जाएगी और विरोध प्रदर्शन के अन्य तरीकों में अभिव्यक्त होगी, जो दोनों पक्षों के संबंध के लिए हानिकारक होगी। नियोजन पर दबाव। नियोजकों पर दबाव। नियोजक अधिक शक्तिशाली होते हैं, वे उनकी मांगों की अवहेलना करते हैं, तब श्रमिकों द्वारा हड़ताल कर नियोजक पर दबाव बनाया जाता है जिससे कि उनकी मांगें पूरी हो सके। श्रमिक के शोषण से रोकना। नियोजक द्वारा श्रमिकों से अधिक काम लिए जाते हैं और कम मजदूरी दी जाती है। बोनस, विश्राम अवकाश इत्यादि में भी कमी आ जाती है। अतः इन शोषण से बचने के लिए हड़ताल का अधिकार होना चाहिए। मजबूत श्रम संघ। हड़ताल के अधिकार होने से श्रम संघ मजबूत होता है। कई श्रम संघ कई समूहों में बटे रहते हैं जो हड़ताल के समय एकजुट हो जाते हैं, जिसमें श्रम संघ मजबूत हो जाता है। हड़ताल के अधिकार के विपक्ष में मत। श्रम दिवस की हानि। हड़ताल के कारण प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में श्रम दिवसों की हानि होती है, जिससे उत्पादन पर विशेष प्रभाव पड़ता है। 1990 से लेकर 2009 की अवधि में 1 करोड़ से लेकर 3 करोड़ तक श्रम दिवसों की हानि हुई। आर्थिक विकास पर प्रभाव। भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसी स्थिति में यदि हड़ताल की जाती रहे तो उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे राष्ट्रीय आय में कमी आएगी। फलस्वरूप भारत का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मूल्य वृद्धि की संभावना। हड़ताल के समय अधिकांश श्रमिक कार्य नहीं करते हैं, जिस कारण उत्पादन कम हो जाता है, जिससे आम लोगों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हड़ताल के दबाव में श्रमिकों की मांगें नियोजक द्वारा मान ली जाती हैं तो उत्पादन लागत बढ़ जाता है, जिस कारण मूल्य में वृद्धि करनी पड़ती है। उत्पादन में कमी। हड़ताल के कारण उत्पादन कार्य ठप पड़ जाता है, जिससे उत्पादन में कमी आ जाती है। औद्योगिक अशांति। हड़ताल के कारण उद्योग में अशांति का माहौल बना रहता है। इसमें एक श्रम संघ अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करते हैं तो दूसरे श्रम संघ भी इसका सहारा लेते हैं, जिससे मांगों की कतारें लग जाती हैं तथा विवाद उत्पन्न हो जाता है और औद्योगिक अशांति उत्पन्न हो जाती है। श्रम संघ प्रतिद्वंदिता। हड़ताल के कारण श्रम संघ प्रतिद्वंदिता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसमें एक श्रम संघ हड़ताल को समाप्त करना चाहता है तो दूसरा जारी रखना चाहता है। दूसरी ओर एक ही श्रम संघ में एक गुट हड़ताल समाप्त करना चाहता है तो दूसरा गुट जारी रखना चाहता है, जिससे श्रम संघ प्रतिद्वंदिता उत्पन्न हो जाती है। फलस्वरूप इसका लाभ सीधे नियोजक को मिलता है। विधि व्यवस्था की समस्या। हड़ताल के समय प्रतिष्ठान या उद्योग में अशांति का माहौल रहता है। इसमें प्रदर्शन, तोड़फोड़, घेराव, नियोजक की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना इत्यादि आम बात हो जाती है। ऐसी स्थिति में श्रमिकों पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार के पास विधि व्यवस्था की समस्या आ जाती है। इससे सरकार को अपनी मशीनरी का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी खर्च आता है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय श्रमिक को कुछ पाबंदियों के साथ हड़ताल का अधिकार दिया जाना चाहिए। जैसे हड़ताल तभी किया जाना चाहिए जब विवाद को सुलझाने में मशीनरी असफल हो जाए।